दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिविक्स का जो लास्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 6 इसको स्टार्ट किया है और जो इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 है ना वो कंप्लीट भी हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा था, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसका पूरा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी हमने समझा था, जिसमें सबसे पहला क्या था प्यारे दोस्तों, परमानेंट मैकेनिज्म। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, और तीसरा क्या था आपका, एनोनिमिटी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है ओके इसका सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी कि कितने प्रकार के सिविल सर्विसेज होते हैं। ठीक है, तो चलो फिर सब लोग रेडी है पढ़ने के लिए, बताइए। देखिए ये पैराग्राफ वाइज करके दिया गया है, पर चिंता मत करो, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोकस होना चाहिए अब आप लोगों का यहाँ पर। ओके, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है ना, ये कैसा है, ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव यानी कि व्यापक है, और कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। राइट, कॉम्प्लेक्स यानी क्या होता है, जैसे कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, राइट, तो उसी को हमने कॉम्प्लेक्स, मतलब सब कुछ एक ही में मिक्सअप जब रहता है ना तो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम है। ठीक है, देखो हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में मतलब बहुत सारे क्या हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, यानी ब्यूरोक्रेसी को अच्छा करने के लिए काफी सारे प्रयास किए गए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की मदद से क्या होता है कि लोगों को प्रॉपरली वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारी चीजें मिल पाती है। तो अगर हमारे देश का ये जो सिस्टम है अगर वो सही रहेगा तो लोगों को सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छे से मिलती रहेंगी बिना किसी रुकावट के। ठीक है, इसके लिए हमेशा से प्रयास किया जाता है कि इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है ना उसको हमेशा से ठीक किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि सारी जो सर्विसेज है वो इन्हीं के द्वारा तो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो हम आज के दौर में देखते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव सोशल चेंज हुए हैं, है ना, जो लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। जैसे देखो पहले क्या होता था, पहले गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी, है ना, तो क्या हुआ, अब देखेंगे अगर आप गांव में भी जाकर के देखेंगे तो वहां पे बिजली पहुंच चुकी है। तो कैसे पहुंची है, हमने अपने ब्यूरोक्रेट्स में, ब्यूरोक्रेसी में इंप्रूवमेंट किया ना। मंत्री जी आए, मंत्री जी एकदम से क्या हुए, कठोर हुए। कठोर का मतलब यह है कि थोड़े से वो क्या हुए, डिसिप्लिन तरीके से हुए, है ना। उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके ऑफिसर्स थे, उनके अंडर में जो काम करने वाले लोग थे, है ना, उनको उन्होंने क्या करने का काम किया, एक्टिव करने का काम किया। आप सोचिए कि अगर मेन हेड ही, आप सोचो ना, आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब स्कूल में ही ना आए, घर पे ही सोते रहे और वो कुछ भी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे ही ना, तो क्या होगा, जो टीचर्स है वो भी ठीक से बात नहीं सुनेंगे और जो बच्चे हैं वो तो और बिगड़ जाएंगे, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका डेवलपमेंट हो, आप आगे बढ़ो, देन डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हम देख सकते हैं, जो लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, है ना। तो ये सब चेंजेस कैसे हुए हैं, इंडियन ब्यूरोक्रेसी की ही वजह से हुए हैं। क्योंकि देखो सरकार ने तो पॉलिसी ला दी कि हमें क्या करना है, 20 लाख घरों तक बिजली पहुंचानी है, हर गांव में बिजली पहुंचाना है ना। अब मंत्री साहब ने तो ये बोल दिया, सरकार ने बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में काम कौन करेगा, तो जो बिजली विभाग के अधिकारी लोग हैं, है ना, वो काम कराएंगे, तब जाके ये काम हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है, ये जो चेंजेस आया है वो किसके कारण आया है, ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, जो पॉलिसीज नेताजी बना रहे हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेताजी ने बोल दिया कि हमें क्या करना है, गैस सिलेंडर पहुंचाना है हर घर में। ओके, अब किसी घर पे चूल्हे पे खाना नहीं बनेगा, तो अब ये जो विभाग के अधिकारी रहेंगे, डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी है इस सरकार के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, एंड देखो ब्यूरोक्रेसी की वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, मतलब स्टेबिलिटी आती है। आप सोचिए ना कि अगर आप सोचो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ब्यूरोक्रेसी गिव्स स्टेबिलिटी टू द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम को ये स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, तो देखो आपको बताती हूँ। जैसे अभी बोला ना कि मंत्री साहब ने, सरकार ने ये दावा कर दिया कि हम 20 लाख घरों तक बिजली पहुंचाएंगे, सभी को बिजली देंगे। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर ये ऑफिसर्स जो ब्यूरोक्रेसी वाले वही ठीक से काम ना करें, अगर वो ठीक से काम करेंगे तो सब कुछ सही होगा। जो नेता साहब ने क्या किया था, पब्लिक से वादे किए थे वो पूरे हो जाएंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे, और क्या होगा कि अगली बार भी इसी सरकार को चुनेंगे। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ हो जाए, सरकार ने तो बोल दिया कि हमें ये काम करना है, लेकिन जो वो लोग हैं, ऑफिसर्स है, वो काम ना कर रहे, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा,
जो कॉमन पीपल है उनका सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा। वो यही कहेंगे कि सरकार तो कुछ करती ही नहीं है ना, बल्कि मैंने बोला ना कि अच्छे काम हो या फिर बुरे काम हो, सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो मंत्री साहब लेंगे, तो उन्हीं को सब लोग कहेंगे ये सरकार ठीक नहीं, ये अच्छे से काम ना कर रही। ओके, समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? तो वही बात हो जाती है कि ये ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो वाटर सप्लाई है ना, वाटर सप्लाई का काम हो गया, पब्लिक क्लीननेस वही झाड़ू वाड़ू वाला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पब्लिक क्लीननेस बोला ना, पब्लिक क्लीननेस दो बार दे दिया, ओके कोई बात नहीं। फिर हेल्थ, agricultural reforms, prevention of pollution and such other services are everyday needs of the people and need to be consistently provided to them। यानी कि ये जो सारी सर्विसेज मैंने आपको गिनाई ये क्या होती हैं, ये हमारी नीड होती हैं, है ना। आप सोचिए हमें पब्लिक क्लीननेस चाहिए कि नहीं, आप सोचो कि रोड पे चल रहे हो, अब रोड पे ला करके सारे लोग कचरा जमा कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे सोचिए कि पूरा पॉल्यूशन फैला हुआ है ना, तो ये सबको ठीक करने की जिम्मेदारी इन्हीं की तो है, क्योंकि ये सब हमारी जरूरत है। अगर वाटर ठीक से नहीं आएगा हमारे एरिया में तो हम कैसे रह पाएंगे, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया तो भी प्रॉब्लम है, यानी हमें ये सारे सुख सुविधाएं क्या चाहिए, हमेशा चाहिए और प्रॉपरली तरीके से चाहिए, है ना। तो दिस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। अगर सारी चीजें आप सोचो, आप जरा इमेजिन करके देखो कि एक दिन ना आपके एरिया में पानी ना आए, चलो एक दिन तो ठीक है आपने भर के रखा रहेगा वो खाली कर लोगे, अब समझ लो कि 5 दिन तक ना आए, बोलो क्या हाल हो जाएगा। आप थोड़ा उस सिचुएशन को इमेजिन करो, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, ना आपके घर पे खाना बन पाएगा, खाना बन पाएगा क्या, बिना खाना के कैसे, अब बिना पानी के कैसे खाना बनाओगे, घर भी ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा रहेगा, सारे लोग टेंशन में आए पानी क्यों नहीं आया, पानी क्यों नहीं आया, है ना। तो पूरा अगर आपको डे टू डे लाइफ अपना क्या करना है, ठीक करना है, तो क्या होना चाहिए, ये सारी सर्विसेज हमें प्रॉपरली मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये पानी का हो वैसे बिजली का भी हो सकता है। मान लीजिए अगर 5 दिनों तक आपके घर पे बिजली ना आए, है ना, तो सबसे बड़ी अब तो टेंशन किसकी है, मोबाइल फोन की, इसको कैसे चार्ज करें, है ना, क्योंकि मोबाइल के बिना आप किसी का काम नहीं चलता, तो सबसे बड़ी टेंशन तो यही रहेगी कि इसको कैसे चार्ज किया जाए। ओके, यानी किसी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो डे टू डे फंक्शनिंग चाहते हो प्रॉपरली स्मूथली, देन हमें ये सारी सर्विसेज तो चाहिए ही। ओके स्टूडेंट्स, और देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, सेकेंडली इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ब्यूरोक्रेसी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्यूरोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। द लॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ, देखो जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉज बनाए जाते हैं किसके लिए, वही विमेन के यानी महिला सशक्तिकरण के लिए, कि महिला भी क्या हो, सक्षम हो हर जगह में, वो भी आगे आए। चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए, प्लान्स फॉर द मार्जिनल सेक्शन, यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, उनको क्या किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, है ना। तो ये सब जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, यस एवरीवन, तो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, और सोशल चेंज कब आएगा, देखो बस पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। आप सोचिए ना कि आपके टीचर ने आपको टाइम टेबल बना के दे दिया, बच्चे आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे ना तो एग्जाम में मतलब आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे। अब टीचर ने तो टाइम टेबल बना के दे दिया, लेकिन फॉलो करने का काम किसका है, भाई आपका है, पर आप ना कर रहे, तो बताओ ऐसे कंडीशन में कुछ उसका फायदा है, कुछ नहीं, बस वो एक कागज का टुकड़ा है, क्योंकि हम तो उसे फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, पॉलिसी आपने बना दी लेकिन जब तक उसको एक्चुअल में लगाओगे नहीं, वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक कुछ ना होने वाला। ओके, तो सोशल चेंज कब आएगा, जब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तब आएगा, ठीक है। ओके, चलिए समझ आ रहा है ना, कैरेक्टर सिग्निफिकेंस है ना, ये क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, याद रखना, पॉइंट वाइज करके आप लिख सकते हो एग्जाम में। ओके, फिर और किसमें हमारा जो ये ब्यूरोक्रेसी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिक्स आप समझते हो, लोकतंत्र होता है, हम सभी को पता है ना। मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव बीन ब्रॉट इनटू मेन स्ट्रीम बाय इम्प्लीमेंटिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, यानी जो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी है जिसमें आरक्षण दिया जाता है पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो मेन स्ट्रीम में क्यों आ पाए हैं, क्योंकि हमने ये जो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी थी, आरक्षण वाली पॉलिसी थी, इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है स्टूडेंट, तब जाके ये मेन स्ट्रीम में आ पाए हैं। Their participation has been increased in the process of decision making, है ना। अब ये आ रहे हैं तो ये मतलब ये भी तो सरकार में आकर के काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए, इनका भी पार्टिसिपेशन है, ठीक है। So democratization of society not only requires progressive laws
एंड पॉलिसीज, इट ऑल्सो नीड्स द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ये जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी है ना, ओके, वो देखो बस इसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप बस अच्छे अच्छे लॉज बना दो, वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका ब्यूरोक्रेसी वाला जो सिस्टम हो ना वो बहुत अच्छा हो, सब लोग उसमें इफेक्टिव तरीके से पार्ट ले। ओके, अब ये नहीं कि जो ऑफिसर साहब है आ गए ऑफिस में और आकर के भैया वो खराटे मार रहे हैं या फिर सो रहे हैं या फिर बस ऐसे फोन उठा के झूठ मूठ का ऐसे कुछ भी देखे जा रहे हैं, नहीं, उनका जो काम है वो अगर करेंगे तब जाके एक्चुअल में वो चेंजेस आएंगे। ठीक, तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज की। तो सिविल सर्विसेज के जरा हम टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला टाइप देखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा यूनियन और सेंट्रल सर्विसेज, यूनियन और सेंट्रल देखो नेशनल लेवल पे, फिर ये स्टेट सिविल सर्विसेज, क्योंकि स्टेट में भी तो ऑफिसर्स होते हैं। तो आइए जरा हम एक एक की चर्चा करेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या आ जाते हैं, तो जो हमारे आईएएस है यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वो आता है इसमें। आईपीएस किस में आता है, ऑल इंडिया सर्विस में ही आता है, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, और इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आईएफएस वो इसमें आ जाते हैं ऑल इंडिया सर्विस में। ठीक है, ऑल इंडिया, पूरे इंडिया। एंड यूनियन और सेंट्रल सर्विसेज में कौन कौन आते हैं भाई, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, दे कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर ही आते हैं। कौन कौन लोग हैं, तो आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सर्विस में कौन आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा आईएफएस और आईआरएस। ठीक है, फिर स्टेट सिविल सर्वेंट्स में कौन कौन आते हैं प्यारे दोस्तों, जरा हम देख लेते हैं। तो दे कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं कौन कौन, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके, ये स्टेट में ही तो आएंगे क्योंकि स्टेट के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट होते हैं। फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हर ब्लॉक में होते हैं, तहसीलदार साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा, दे आर रिक्रूटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हेल्ड एट द स्टेट लेवल। ये लोग कैसे रिक्रूट मतलब कैसे इनको अपॉइंट किया जाता है, तो एग्जाम ये होते हैं, एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे, तो यहाँ से ये चुन करके जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं जरा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड autonomous institution like the Public Service Commission to ensure that the civil servants are selected on the basis of criteria of merit and efficiency। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्यारे बच्चों, इन्होंने ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त तरीके से, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जो लोग जो क्या करते हैं, जो ना मतलब लोगों को एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से जिसके पास भी एबिलिटी रहती है, प्रॉपरली एफिशिएंसी रहती है, उसको चुन करके भेजते हैं सरकार में, ऑफिसर बनाते हैं काम करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हमारे देश में है ना यूपीएससी, तो यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं होता। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, हम कहते हैं ना कि मैं तो यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, तो बच्चों यहाँ पे यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि यूपीएससी क्या है, तो ये एक ना संस्था है जो क्या करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है ऑफिसर्स बनने वाली। तो ये बात आप दिमाग में रखना, यूपीएससी का एग्जाम नहीं होता, यूपीएससी एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है। और ये क्या करते हैं, तो अलग अलग एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं सेंट्रल सर्विसेज का। ठीक है, और महाराष्ट्र में भी है एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर महाराष्ट्र में अगर आपको ऑफिसर्स बनना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर के जो एग्जाम ये कंडक्ट होता है वो आपको देना पड़ेगा। बिहार में देखो बीपीएससी ऐसे करके है। ठीक है, अलग अलग संस्थान है, अलग अलग प्रदेश में, आप देखिएगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, और फिर इसमें से जो भी कैपेबल लोग होते हैं उनको वो चुन करके भेजते हैं जॉब पर। ठीक है, अच्छा आगे चलो, आगे कुछ और बातें करते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू एंटर इन ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज, देयर इज प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेन, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड स्पेशली एबल्ड। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे ये जो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी है ना, ये क्यों लाया गया है, ये क्यों प्रोवाइड किया गया है, ताकि सभी लोग इस सिविल सर्वेंट में भाग ले पाए। ओके, तो इसीलिए करवाया गया है, ये हमने देख लिया। ओके, तो इनका मतलब ये क्या चाहते हैं कि सब लोग इसके अंदर पार्ट ले, कोई भी जो वीकर सेक्शन है, जैसे मान लो पिछड़ा वर्ग है, वो छूट ना जाए, कोई भी छूटे ना। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर नॉट लेफ्ट आउट ऑफ सिविल सर्विसेज ड्यू टू सोशल इनइक्वालिटी। जैसे हमारे समाज में है कि छोटी जाति अब तो खत्म हो गया है, खैर है ना, फिर भी थोड़ा बहुत कहीं पे होगा, तो छोटी जाति बड़ी जाति, तो ये जो सोशल इनइक्वालिटी है ना, इसकी वजह से ऐसा ना हो कि ये लोग मेन स्ट्रीम में ना आ पाए, इसीलिए रिजर्वेशन का जो मतलब मुद्दा है ये आया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि भैया अगर आप पिछड़ी जाति के हो तो आइए, आपको हम स्पेशल रिजर्वेशन देते हैं, आकर के इसमें भाग लीजिए। ठीक है,
चलिए, मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीज, आइए जरा हम ये समझ लें। मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी साहब को पता है ना, मिनिस्टर साहब होते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं जो उनको परामर्श देते हैं, ठीक है। फिर द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट, यानी किसी भी गवर्नमेंट की जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है, प्यारे बच्चों, कोई डिपार्टमेंट है वहां की जो एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी। अगर मिनिस्टर और सेक्रेटरी के बीच में प्रॉपरली रिलेशन रहेगा, सारी चीजों के बारे में चर्चा होती रहेगी, तो सच्ची में आपका मिनिस्ट्री का काम बहुत अच्छे से होगा, है ना। क्योंकि आप कोई भी काम पढ़ रहे हैं जाके सेक्रेटरी साहब से पूछ रहे हो, या फिर सेक्रेटरी को कुछ करना है तो मंत्री साहब से पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे समन्वय बना रहेगा, अच्छे से पूरा काम होगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि किसी भी गवर्नमेंट का सक्सेस, अच्छा काम, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे और कुछ बातें करते हैं, देखिएगा। द डिसीजन रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट आर मेड बाय कंसर्न मिनिस्टर बट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू मेक सच डिसीजन इज गिवन बाय द सिविल सर्वेंट्स, यानी कि कोई पॉलिसी बनाना हो, कोई डिसीजन लेना हो, वो तो हमारे मंत्री साहब लेते हैं, लेकिन जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ना स्टूडेंट, है ना, उसके बारे में डिसीजन कौन लेता है, सिविल सर्वेंट्स लेते हैं, ठीक है। और सिविल सर्वेंट्स मीनिंग ब्यूरोक्रेसी हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर इन्फॉर्मेशन, यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का, उसका हर एक इन्फॉर्मेशन पे पूरा कंट्रोल होता है, सारी चीजें इनको पता होती है। ओके, सब चीज ये जानते हैं, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। इट इज सिविल सर्वेंट हु नोज द फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम और प्लान। ओके, कोई स्कीम नेताजी ने निकाल दी कि भैया हम ना क्या करेंगे, इस साल हमारा लक्ष्य है कि जो किसान लोग हैं, जो खेती कर रहे हैं, इनके अकाउंट में इतना पैसा हर साल डाल दिया जाएगा या फिर हर महीने डाला जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब मंत्री साहब तो पूरा कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे कि इतने लोग हैं तो इतना पैसा जाएगा, ये काम कौन करेगा, हाँ बिल्कुल ऑफिसर लोग करेंगे। तो वही बात है कि एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रोविजन, स्कीम, प्लान, जो भी काम करने का रहता है वो कौन जानता है, तो वही सेक्रेटरी साहब जानते हैं, यानी कि सिविल सर्वेंट जानते हैं। सिविल सर्वेंट आर अवेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ पॉलिसीज, उनको पता होता है कि जो पॉलिसी है वो कब सक्सेस होगी क्या करने से, और कब फेलियर में चली जाएगी, ठीक है। सो मिनिस्टर आर डिपेंडेंट अपॉन द सिविल सर्वेंट्स, तो ये जो मिनिस्टर साहब है ना वो किसके ऊपर डिपेंड है, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर। इफ मिनिस्टर मेंटेन अ डायलॉग विद सिविल सर्वेंट्स एंड डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इट विल हेल्प द डिपार्टमेंट्स, यानी कि अगर मंत्री साहब क्या करते हैं, अपने सिविल सर्वेंट के साथ अच्छे से सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, बार बार उनसे चर्चाएं करेंगे, कोई भी डिसीजन लेना हो तो इससे क्या होगा, जो उनका डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगा। ओके, किसी भी काम में वो पीछे नहीं रहेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने आपका ये चैप्टर कर दिया है कंप्लीट। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर्स भी हमको मिल जाएंगे, कहाँ पर मिलेंगे, प्लेलिस्ट में चले जाना, मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, देख लो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और ये लो भैया सिविक्स भी हो गया। तो अब देरी किस बात की, पढ़ो अच्छे से। मैथमेटिक्स भी कंप्लीटेड है, कहाँ पर है, प्रैक्टिस सेट बाय SK क्लास, ये चैनल सर्च कर लेना। 8वीं का पूरा मैथ कंप्लीटेड है, 9th का भी कंप्लीटेड है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप जरूर मैथ्स के वीडियोस देखिए स्टूडेंट्स, और ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो सभी को नमस्ते।